जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि एफआईआर कितने प्रकार की होती है। आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि एफआईआर में किन किन तथ्यों का होना आवश्यक है। ये एफआईआर पुरानी धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता, वर्तमान धारा 173 बीएनएसएस के अंतर्गत दर्ज की जाती है। एफआईआर प्रथम सूचना रिपोर्ट। प्रथम सूचना रिपोर्ट ही इसको क्यों कहा गया है, इस विषय में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। किसी भी घटना की पहली सूचना अगर दे दी जाती है तो उसको प्रथम सूचना रिपोर्ट कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर कहीं हत्या हुई, हत्या होने के उपरांत अगर वादी द्वारा, शिकायतकर्ता द्वारा थाने पर कोई प्रथम सूचना दी गई तो उसको प्रथम सूचना रिपोर्ट बोला जाता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अपराध की सटीक और स्पष्ट जानकारी होना अनिवार्य है, जिसमें घटना का स्थान, प्लेस ऑफ ऑकरेंस, तारीख और समय का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। इसके साथ ही आरोपी का नाम, आरोपी के पिता का नाम, आरोपी का निवास स्थान अर्थात आरोपी का पूर्ण विवरण एवं चश्मदीद गवाहों के नाम और घटना का संक्षिप्त विवरण, जैसे किसी भी अपराध में किस हथियार का प्रयोग किया गया, दर्ज कराया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। एफआईआर में किन किन मुख्य तथ्यों को सम्मिलित किया जाना अनिवार्य है। नंबर 1, घटना का सही समय और तारीख, डेट एंड टाइम। यह सबसे जरूरी है ताकि जांच में देरी का कारण पता न चले। नंबर 2, स्थान, लोकेशन, प्लेस ऑफ ऑकरेंस, घटना स्थल का स्पष्ट विवरण होना चाहिए। नंबर 3, आरोपी की जानकारी, आरोपी का नाम, शारीरिक विवरण, रंग, ऊंचाई, उम्र और पहनावा प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज किया जाना आवश्यक है। अपराध का विवरण, यदि कोई हथियार या उपकरण अपराध में इस्तेमाल किया गया है तो उसका उल्लेख किया जाना आवश्यक है। गवाह, विटनेसेस, यदि कोई प्रत्यक्षदर्शी, आई विटनेस मौजूद था घटना के समय तो उसका नाम और पता एफआईआर में अंकित किया जाना आवश्यक है। शिकायतकर्ता का विवरण, शिकायतकर्ता का नाम, पता और विवरण तथा तहरीर जो थाने पर दी जाती है उस पर उसके हस्ताक्षर होना आवश्यक है। एफआईआर दर्ज कराते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। नंबर 1, झूठे या बढ़ा चढ़ाकर तथ्य न लिखें क्योंकि ये कानूनी कार्रवाई को प्रभावित कर सकता है। नंबर 2, यदि पुलिस एफआईआर लिखने से मना करे तो आप वरिष्ठ अधिकारियों को धारा 154(3) पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता जो है उसके अंतर्गत शिकायत कर सकते थे। वर्तमान में भी आप वरिष्ठ अधिकारियों को एफआईआर न लिखे जाने की बाबत घटना का पूर्ण विवरण देते हुए आप रजिस्टर्ड डाक से प्रार्थना पत्र वरिष्ठ अधिकारियों को भेजें। नंबर 3, संज्ञेय अपराध, कॉग्निजेबल ऑफेंस की स्थिति में ही एफआईआर दर्ज की जाती है। जहां किसी संज्ञेय अपराध का गठन होता है वहां पर ही एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस अधिकारी बाध्य होते हैं। नंबर 4, यदि आप किसी अपराध के पीड़ित या गवाह हैं तो अपने अनुभव, दृश्य या याद की गई हर बात का स्पष्ट विवरण दें। यदि आप किसी ऐसे अपराध के लिए एफआईआर दर्ज करा रहे हैं जिसकी जानकारी आपको किसी और से मिली है तो ठीक वही बताएं जो आपको बताया गया या आपने सुना। जानकारी कभी भी बढ़ा चढ़ाकर या झूठी नहीं होनी चाहिए। नंबर 5, याद रखें कि कोई भी विवरण इतना छोटा या महत्वहीन नहीं होता कि उसका उल्लेख ना किया जाए। नंबर 6, एफआईआर प्रथम सूचना रिपोर्ट में विवरण देते समय यथासंभव निष्पक्ष रहने का प्रयास करें और भावनाओं को बीच में न आने दें। तथ्यों पर टिके रहें और रिपोर्ट को किसी भी प्रकार से धारणा या निष्कर्ष से मुक्त करें। एफआईआर जो रेगुलर, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, रेगुलर एफआईआर, जब कहीं कोई अपराध होता है तो शिकायतकर्ता
उस अपराध के बारे में सीधे थाने पर जाकर अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा सकता है, उसे रेगुलर एफआईआर कहते हैं। जीरो एफआईआर अपराध चाहे कहीं भी हुआ, पीड़ित पक्ष थाने में रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। बाद में प्रथम सूचना रिपोर्ट, अगर आपने थाने पर कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करा दी है, उदाहरण के तौर पर कहीं कोई लाश पाई गई, उसकी सूचना किसी व्यक्ति द्वारा थाने पर टेलीफोन के माध्यम से अथवा अन्य किसी माध्यम से अगर दी जाती है तो वह प्रथम सूचना रिपोर्ट कहलाती है। उसके उपरांत उसका दर्ज होना जीडी में, जो जनरल डायरी पुलिस की होती है, जिसमें पुलिस का पूरा विवरण होता है, तहरीर किस समय आई, तहरीर के साथ कौन कौन हमराह रहा, किसके साथ आकर तहरीर दी, किन किन लोगों के विरुद्ध दी, किन किन अपराध में ये एफआईआर दर्ज की गई तथा इसकी विवेचना कौन अधिकारी करेगा, ये सब जीडी में अंकित होता है। अंकित होने के बाद अगर आपने उसी एफआईआर के बाद अगर कोई दूसरी एफआईआर दी तो वह अवैध होती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टीटी एंटोनी बनाम केरल राज्य आदि दिनांक 12/7/2001, जिसका विवरण 2001 छठा वॉल्यूम SCC टर्मिनल 181 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया है कि एक ही घटना की बाबत 2 एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती और दूसरी एफआईआर अवैध होगी। इस रूलिंग का उपयोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपकार सिंह बनाम वेद प्रकाश आदि दिनांक 10/9/2004 में भी किया गया है। इस प्रकार जिस केस में आप अधिवक्ता हैं, आपके सामने आपको पता चलता है कि एफआईआर पहले कोई और थी, उसके बाद चेंज की गई, तो उसमें आप बहुत अच्छी तरह से जिरह प्रतिपरीक्षण, प्रतिपरीक्षा, क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर ही अगर कोई मुकदमे की विवेचना हुई तो उनके तथ्यों के आधार पर उनका अवलोकन करते हुए आप उसमें प्रतिपरीक्षा करें, क्योंकि दूसरी एफआईआर स्वयं में अवैध है, जिसका आपको लाभ माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई विधि व्यवस्था टीटी एंटोनी बनाम केरल राज्य व उपकार सिंह बनाम वेद प्रकाश आदि के माध्यम से आपको काफी लाभान्वित करेगा। आज की वीडियो में मैंने एफआईआर के तथ्यों के बारे में आपको बताया। इसके उपरांत अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जीडी और सीडी में क्या अंतर होता है। जनरल डायरी जो पुलिस के थाने में होती है, जिसमें पुलिस कर्मियों का सारा विवरण होता है कि पुलिस किस केस की विवेचना करने कहाँ जा रही है, तो उसके बारे में तहरीर किसके पास आई, किसके द्वारा रवानगी की गई विवेचना के लिए, विवेचना करके किस समय वापसी पुलिस अधिकारी द्वारा की गई, वो सब जीडी में दर्ज होती है। इस प्रकार जीडी और सीडी अन्वेषण अध्ययन की जो होती है वो किसी अपराध संख्या से संबंधित होती है। जिस अपराध संख्या के अंतर्गत वो विवेचक कर रहे हैं, उसकी बाबत वह जो विवेचना की गई उसका सारा विवरण, गवाहों के बयान, निरीक्षण घटना स्थल, नक्शा नजरी, जिन स्थानों पर विवेचक गए हैं वहां पर उसका विवरण वो केस डायरी में करते हैं। इस प्रकार अगले वीडियो में मैं जीडी और सीडी में आपको अंतर बताऊंगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तब आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कोई समस्या है कमेंट बॉक्स में आप दीजिए। मुझे कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, उसका मैं आपको जवाब दूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।